अभी तक हमने व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियों को पढ़ा। आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत हमने जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी, तत्पश्चात हमने क्वेश्चनर, इंटरव्यू एंड ऑटोबायोग्राफी के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास के अंतर्गत हम कुछ वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ऑब्जेक्टिव मेथड्स और फाइनली जो लास्ट विधियाँ रहती हैं, प्रक्षेपी विधियाँ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, के बारे में डिस्कस करेंगे। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत सबसे पहली जो विधि है वह है नियंत्रित निरीक्षण विधि, यानी कंट्रोल इंस्पेक्शन मेथड। इस विधि को या इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। यानी इस विधि का प्रयोग करने के लिए आपके पास एक सुसज्जित प्रयोगशाला यानी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का होना आवश्यक है। जो परीक्षक व्यक्ति है जो इस प्रकार का टेस्ट ले रहा है वह विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़, बिहेवियर का अध्ययन करता है और उसी के आधार पर व्यक्तित्व की विशेषताओं को पता किया जाता है। यानी कंट्रोल इन्वायरमेंट में उस व्यक्ति को, जिसके व्यक्तित्व का मापन करना है, को रखा जाता है और उस वातावरण में रखकर उस व्यक्ति के अंदर कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है का पता लगाया जाता है। दूसरी जो वस्तुनिष्ठ विधि है उस विधि का नाम है मापन रेखा। इसको हम साधारण तौर पर रेटिंग स्केल भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्तित्व संबंधी गुणों का मूल्यांकन जो है वह स्वयं व्यक्ति से या उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है कि वे अमुक व्यक्ति के गुणों पर अपने विचार व्यक्त करें, या फिर तो जिसका टेस्ट लेना है उसी व्यक्ति को कहा जाए या फिर उसके साथ रहने वाले लोगों से पूछकर उसके व्यक्तित्व के गुणों का निर्वचन किया जाए। तो इसमें किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि उस गुण या श्रेणी या वर्ग विभाजन करने के लिए एक रेखा को 5 या 7 भागों में बांट दिया जाता है, यानी एक रेटिंग स्केल तैयार किया जाता है। उदाहरण से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वह बालक ईमानदार है। किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए हम किसी उसके साथी के साथ पूछते हैं कि क्या वह ईमानदार है, तो वो लिखेगा हाँ बिल्कुल ईमानदार है, ईमानदार, औसत, बेईमान है, बिल्कुल बेईमान है। तो रेटिंग स्केल से पता चल जाता है कि वह व्यक्ति, अब बहुत सारे व्यक्ति एक ही व्यक्ति के बारे में लिखते हैं कि बिल्कुल ईमानदार है या फिर लिखते हैं ईमानदार है। दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल ईमानदार है यानी वह बिलीव करते हैं, उनका उनमें विश्वास है कि जो फला व्यक्ति है जिसके बारे में ये टेस्ट लिया जा रहा है वो व्यक्ति वास्तव में बहुत ईमानदार है। केवल ईमानदार है कि हाँ शायद ईमानदारी होगा, मैंने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं किया है। इसी प्रकार से क्या आपको छोटी छोटी बातें परेशान कर देती हैं, ये इंडिविजुअली पूछा गया प्रश्न है, तो वह व्यक्ति कहता है कि हाँ हमेशा, ऑलवेज, बहुत बार, कभी कभी, कम बार, कभी नहीं। तो इस प्रकार से जो कभी नहीं लिखता है तो वह उसका अच्छे व्यक्तित्व का सूचक होता है, और जो सदा लिखता है, सदा बहुत बार लिखता है, इसका मतलब वह छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी आने वाली जो समस्या हैं उस पर वह परेशान होता है। तो जिसमें से जो आंसर बढ़िया लगे उस पर आंसर लगाकर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से रेट किया जा सकता है कि प्लस से लेकर माइनस तक उसका बिहेवियर किस प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट है सोशियोमेट्रिक। अब सोशियोमेट्रिक विधि का उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम मोरोना था। ये कहते हैं कि दो लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों के मापन को समाजमिति सोशियोमेट्रिक कहा जाता है।
यानी दो लोगों के बीच में किस प्रकार के व्यवहार है। अब इस प्रकार की विधि का मापन करने के लिए क्लास के अंतर्गत मान लीजिए कि कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आप अपनी जान पहचान या कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित रखना चाहते हैं, यानी हाँ या नहीं। क्या आपको लगता है कि जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी हैं आपकी जान पहचान के लिए? इसका मतलब जो हाँ लिखते हैं इसका मतलब वो ज़्यादा सामाजिक नहीं है, और जो ना लिखते हैं यानी वह दायरा बढ़ाना चाहते हैं कि उनके दोस्तों की संख्या अधिक हो। दूसरा प्रश्न, क्या आप सामूहिक कार्यों में नेता बनना या पहल करना पसंद करते हैं? इसका अर्थ हुआ कि आपके अंतर्गत नेतृत्व के गुण किस प्रकार के मौजूद हैं। क्या आप नेतृत्व या एक नेता के रूप में समाज की अग्रणीय पंक्ति में खड़ा रहना चाहते हैं? तो यस या नो के आधार पर आपकी सोशलिटी की यहाँ पर जांच कर ली जाएगी। इस प्रकार की विधि के अंतर्गत आपका सोशल अप्रोच क्या है, या फिर कह सकते हैं कि आपका सोशल बिहेवियर किस प्रकार के है का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो है शारीरिक परीक्षण, ये भी वस्तुनिष्ठ विधि है, यानी रिजल्ट जो है बिल्कुल एकदम सामने, बिल्कुल एक्यूरेट आपको सामने आते हैं। तो इसमें शारीरिक गुणों का, लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ उपकरण हैं, तो जैसे कि प्लेंथिसोमोग्राफ, तो इसके अंतर्गत जो है आपका जो ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपकी हार्ट बीट का पता लगाता है। फिर है स्फीगोग्राफ, इसकी सहायता से आपकी जो नर्व है उसकी स्पीड का पता लगाया जाता है। न्यूमोग्राफ आपकी सांस लेने की जो गति है उसका अध्ययन करता है। फिर है साइको गैल्वेनोमीटर, जो है त्वचा की अनुक्रिया में होने वाले परिवर्तनों की जांच की जाती है कि आपकी त्वचा कितनी सेंसिटिव है। इसी प्रकार से ये सभी जो हैं तो संवेग की अवस्था में त्वचा में पाए जाने वाले विद्युत तत्वों में कमी या वृद्धि हो जाती है, यानी हमारी त्वचा काफ़ी सेंसिटिव होती है। जैसे कि अगर हम डर लगने लगता है तो हमारे बाल जो होते हैं इस हाथों के वो खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना, आपका मुंह पीला पड़ जाना। तो इस प्रकार से इस यंत्र की सहायता से जो इमोशनल चेंजेज आ रहे हैं, यानी कॉग्निटिव चेंजेस जो आपके शरीर के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं, उनको वह नोट करता है, उसे साइको गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। तो इस प्रकार से शारीरिक परीक्षणों के माध्यम से भी आपके परीक्षण का, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इसके आधार पर आपका साहस, आपकी वीरता, भक्ति या कायरता, अपराध प्रवृत्ति, इन सभी का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आपने कहा था लाई डिक्टेटर है, या फिर अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट लिए जाते हैं झूठ बोलने वाले व्यक्तियों का हो, या फिर कह सकते हैं कि उसके मन के अंतर्गत क्या चल रहा है, इस प्रकार की बातों को पता लगाने के लिए इस प्रकार के कई टेस्ट या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थे आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं प्रक्षेपी विधियाँ। अब प्रक्षेपी विधियाँ क्या हैं, यानी प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत हम कुछ ऑब्जेक्ट व्यक्ति के सामने रखते हैं, उन ऑब्जेक्ट को देखकर वह रिएक्ट करता है, यानी कुछ स्टिमुल्स रखते हैं और स्टिमुलस के बाद उसके जो रिस्पॉन्स होते हैं उसको नोट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हम 2 बार इसको पढ़ेंगे, जैसे कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, शॉर्ट में यहाँ पर समझ लीजिएगा। मूरे एंड मॉर्गन ने 1935 में इस टेस्ट को दिया। इस टेस्ट के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 30 कार्ड्स हैं। उस कार्ड्स पर कुछ चित्र बने हुए हैं। इसमें से 10 कार्ड जो हैं वह मेल के लिए हैं, 10 कार्ड्स जो हैं फीमेल्स के लिए हैं, और 10 कार्ड्स ऐसे हैं जो दोनों पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ज़्यादातर इन 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। जो भी बालक 14 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनके लिए हम TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का प्रयोग करते हैं, और उसके माध्यम से व्यक्ति की निराशा, उसकी नीड, उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, उसके इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, इन सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर पता लगाया जाता है। फिर उसको निर्देशन और
मार्गदर्शन भी दिया जाता है। अब ये क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जैसा कि हमने कहा कि इसे कहा जाता है TAT, टेट। मॉर्गन एंड मूरे ने कब किया? 1935 में। इसे कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं और व्यक्तित्व की विशेषताओं की जांच की जाती है। 30 चित्रों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से 10 चित्र तो महिलाओं के लिए, 10 चित्र हैं पुरुषों के लिए और 10 चित्र जो होते हैं वह दोनों के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन साधारणतया जो दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाले जो 10 चित्र हैं उनका ही प्रयोग अधिकतर किया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार के टेस्ट से संबंधित कुछ ऐसे चित्र दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ चित्रों में कुछ वस्तुएं दिखाई गई हैं। वे इस प्रकार की हैं कि वायलिन बजाता हुआ एक बालक है, उसके सामने वायलिन पड़ा है लेकिन वह कुछ सोच रहा है और इस चित्र को देखकर उस व्यक्ति को कहा जाता है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि वो प्रश्न क्या है। हम कुछ चित्रों को यहाँ पर 30 कार्ड में से कुछ 3 कार्ड में यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा, बाकी के कार्ड मैं आपको ऑफलाइन अवेलेबल करवा दूँगा। वैसा ही एक चित्र, एक लड़की जिसके हाथ में कुछ किताबें हैं, दूसरी स्त्री उसकी ओर निगाहें गड़ाए हुए हैं। कुछ दूर पर खेत में काम करता हुआ एक किसान है। तो यहाँ पर वह अपने व्यू यानी इस चित्र को देखकर अगर किसी से कहा जाए कि इस चित्र में आपको क्या नज़र आता है तो वह कुछ न कुछ लिखता है और लिखते समय अनायासी यानी 30 सिचुएशंस यहाँ पर रखी जाती हैं और 30 सिचुएशंस के बाद कहीं ना कहीं उन 30 कहानियों में उसकी स्वयं की खुद की कहानी छुपी रहती है और उस कहानी को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसको आइडेंटिफाई करके उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जैसे कि एक सामान्य तौर पर ये लड़की सोच रही है या फिर ये माँ सोच रही है। लड़की सोच रही है कि देखो मेरी माँ मेरे पिता खेत के अंतर्गत बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ वो मुझे कॉलेज भेज रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं और मुझे इनका सपना साकार करना है। वहीं पर एक महिला होगी जो इन बच्ची को देख रही है, वो सोच रही है कि ये जो मेरी बच्ची पढ़ने जा रही है हो सकता है अगर वो कह सकते हैं कि खेत में हाथ बढ़ाती तो भी बढ़िया होता, या फिर ये भी सोच सकते हैं कि इसे मैं पढ़ लिखा कर एक अच्छी जो है पोस्ट पर देखना चाहूँगी। तो ये अलग अलग विचार अलग अलग प्रकार की जो महिलाओं के अंतर्गत आ सकते हैं। फिर तीसरा चित्र है सिर नीचा किए हुए, सीधे हाथ को सिर पर रखते हुए, बाएं हाथ पर दरवाज़ा थामे हुए एक स्त्री। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति के अंतर्गत देखिएगा ऑब्जर्वेशन पावर क्या है इस महिला, और सामने देखिएगा कमरे के अंतर्गत एक जो शैया है, एक पलंग पर कह सकते हैं कि पुरुष जो है गंभीर बीमारी से ग्रस्त नज़र आ रहा है और ये महिला जो है बाहर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर अलग अलग, या फिर कह सकते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार है। तो इस प्रकार की चीज़ें दिखाकर उसके मन में चलने वाली हलचलों को बाहर निकाला जाता है। अब इसको टेस्ट लेने का तरीका किस प्रकार से, तो इसी प्रकार अन्य चित्रों में किसी न किसी घटना को चित्रित किया जाता है। परीक्षा का प्रारंभ करते हुए परीक्षक कुछ निर्देश इंस्ट्रक्शंस देता है। इंस्ट्रक्शंस जैसे कि कहा जाता है कि आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे, ये चित्र देखकर आपको 4 बातों को ध्यान में रखते हुए कहानी बनानी है। पहला प्रश्न, जैसे कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। पहले क्या बात हुई होगी जिससे ये घटना चित्र में दिखाई गई है, या चित्र में जो घटना आप देख रहे हैं उससे पहले क्या घटना घटित हो चुकी होगी, इस समय क्या हो रहा है, इस चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मन में किस प्रकार के भाव उठ रहे हैं और इसका अंत क्या होगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछने के बाद वह 5 मिनट देता है कि आप इस चित्र को देखकर एक कहानी लिखिए जो इस चित्र में आपको नज़र आ रही है। इस कहानियों में व्यक्ति अपनी स्वाभाविक इच्छाओं, संवेगों, विचारों, भावनाओं और समस्याओं को व्यक्त करता है। यानी जब किसी व्यक्ति को
श्रुत लेखक करने के लिए दिया जाता है, यानी कुछ लिखने के लिए आप बैठे बैठे कुछ लिखिए, तो वह किस प्रकार की रचनाएं करता है। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं कि जिस प्रकार से हम अभी सोशल मीडिया के अंतर्गत जो है हमारा स्टेटस लगाते हैं, तो स्टेटस जो होता है वह कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का स्टेटस लगाता है वह उसके मनोभाव को प्रकट करता है। कि अगर बार बार व्यक्ति जो है वह दुखद स्टेटस लगाता है, इसका मतलब कहीं न कहीं उसके जीवन में कहीं आघात है, मित्रता और मित्रता टूटने जैसे स्टेटस लगाता है, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उसके जीवन में इस प्रकार की घटना घटित हुई है जिसको वह रिएक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से की कहानियों के अंतर्गत वह अपने खुद के भाव प्रकट करता है, खुद इस चित्र में खुद को पाता है और खुद उस बात को व्यक्त करने का प्रयास करता है। ये कहानी उसकी जीवन की भी हो सकती है। इसी आधार पर उसका जो है निर्वचन जो है या फिर विश्लेषण जो है किया जाता है। वह एनालिसिस करता है और एनालिसिस के बिहाफ पे व्यक्ति की विशेषताओं का पता लगाता है। तो यह प्रक्षेपी। अब प्रक्षेपी क्यों है? क्योंकि जो चीज़ हमने जो स्टिमुलस यानी हमने जो चित्र रखे हैं वो चित्र जो है उससे जुड़े हुए नहीं हैं। हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, हमने उसके मस्तिष्क में उनको छापने का प्रयास किया है, इसलिए ये प्रक्षेपी विधियाँ हैं। हमने कुछ ऐसे उत्तेजक उसके सामने रखे हैं जिसके कारण वह किसी निश्चित प्रकार का व्यवहार कर रहा है। 30 चित्र दे रखे हैं। ये ऑब्जर्वेशन करने वाला है, महिला जो ऑब्जर्वेशन कर रही है, और ये जो जिसका ऑब्जर्वेशन किया रहा है। देखिएगा हाथ के अंतर्गत पेन है, पेन के अंतर्गत ये भी नोट करेगा कि वह किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है। फिर उसको कह सकते हैं कि खुद को भी लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो ये लगभग 30 कार्ड इस प्रकार के हैं, इनका प्रयोग करके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा है बाल प्रसंगात्मक परीक्षण, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, CAT। किसने बनाया? लियोपोल्ड बैलक, 1948। तीन से 11 वर्ष के बालकों के लिए देखिएगा, 3 से 11 तक के बालकों के लिए तो हम CAT यूज करेंगे, और 14 से अधिक उम्र के बालकों के लिए हम थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी TAT का यूज करते हैं। 10 चित्र, और 10 के 10 जो चित्र हैं वह जानवरों के होते हैं। भारत में इस प्रकार का कोलकाता में उमा चौधरी ने इसी प्रकार का टेस्ट बनाया। अर्नेस्ट क्रिस्ट ने इनमें योगदान दिया था। बच्चों को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं और दिखाने के बाद उसे कहा जाता है कि आप कहानी लिखिए। डिटेल में यह परीक्षा बच्चों के व्यक्तित्व व्यवस्थापन की जांच करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। चित्रों की संख्या 10 होती है। ये चित्र किसी न किसी जानवर से संबंधित होते हैं जो कि मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कुछ बंदर हैं, कुछ गिलहरियाँ हैं, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो जैसे कि कार्टून्स वगैरह के अंतर्गत होता है कि अक्सर कुछ जानवर के कैरेक्टर होते हैं और वह मनुष्य जैसे काम करते हैं। इसके माध्यम से बच्चों के इंटरेस्ट, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इसी प्रकार से कुछ चित्र जैसे कि यहाँ पर भालुओं से संबंधित हैं या फिर कुछ ऐसे ही चित्र दिखाए जाते हैं और उसके माध्यम से उसका टेस्ट लिया जाता है। तो ये था आपका CAT यानी चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम हरमन रोड्सा और दूसरी जो टेस्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।